हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि शिप्रा मैम एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो इकोनोमेट्रिक्स के ढेर सारे सवाल करा दीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से मैंने कुछ टाइम निकाला है एंड आप लोगों के लिए कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि ज़्यादातर हमारी नज़रों से दूर रहते हैं। इन सवालों पर जल्दी हमारी नज़र नहीं पड़ती। खासकर हम क्या पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, एफ टेस्ट पढ़ते हैं, टी टेस्ट पढ़ते हैं, जेड टेस्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर और भी ध्यान से आप इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ते हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस को आप पढ़ते हो, जिसको हम हिंदी में बंटन कहते हैं, आवृत्ति बंटन, इन सभी को हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। खासकर जैसे आप आज के स्लाइड में देख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, पहचान की समस्या, डमी वेरिएबल, एग्रीगेशन प्रॉब्लम और कॉबवेब। कॉबवेब तो चलो हम कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, डमी वेरिएबल और भी अगर मैं नाम लूँ तो मल्टी कोलिनियरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमसे अनटच्ड रह जाती हैं, तो इन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी एक अच्छा बन पाए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप कर पाइए। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा मेरे ऐप पर इकोनोमेट्रिक्स की लाइव क्लासेस फरवरी के बैच के लिए, आप जो फेब में एग्ज़ाम देने वाले हो, इनके लिए भी क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है इकोनोमेट्रिक्स का, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मैम इकोनोमेट्रिक्स को समझना है। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि इकोनोमेट्रिक्स बहुत मुश्किल है। इकोनोमेट्रिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है अगर हम इसे ठीक से पढ़ें। तो मैं अभी इसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, जो कि कल से स्टार्ट है। और बाकी जो यूजीसी नेट के बैचेज़ हैं उन सभी बैचेज़ में मैं इकोनोमेट्रिक्स को करा भी रही हूँ। तो आप फरवरी के लिए भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम है, वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। I'm UGC NET qualified in a very first attempt, JET also, and PhD from Jammu University. My special paper is Econometrics and Mathematical Economics. And this is my mobile number 8439066995 और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको UGC NET के फरवरी के लिए अभी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है और जून वाले कोर्सेज के लिए लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें कल से मेरे ऐप पर आपको इकोनोमेट्रिक्स की क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित में से मांग की माप की समस्याओं में से क्या नहीं है। तो देखो, डिमांड का जो लॉ बनाया गया, मांग का जो नियम बनाया गया, तो उसके लिए मांग की माप ज़रूरी होती है। डिमांड है कितना मार्केट में, लेकिन क्या इसकी माप इतनी इजी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कहा जाता है कि भाई आप देखो हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में मांग कितनी है, तो आप क्या देखना चाहोगे? आप डाटास कलेक्ट करोगे, है ना? तो पहली समस्या आ जाती है हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी की ये जो समस्या है, ये खासकर वैसे आंकड़ों में आती है जो टाइम सीरीज़ के आंकड़े होते हैं, है ना? तो मल्टी कोलिनियरिटी पहली समस्या आएगी अगर आप मांग की माप करते हो, और ख़ासकर समय श्रेणी पर जो आंकड़े लिए जाते हैं उसमें ये सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है आइडेंटिफिकेशन की। अब आप बोलोगे आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब आप मांग की समस्या जो है, मांग को आप मापते हो तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? जब आप डिमांड का शेड्यूल बनाते हो तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स की माप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इकोनोमेट्रिक्स में पैरामीटर्स की माप नहीं करते तब तक हम कोई भी नियम नहीं बना सकते, हम किसी भी वेरिएबल की माप नहीं कर पाते, ठीक है? तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो पहचान की समस्या या आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तीसरी है एग्रीगेशन, समग्र की समस्या। इसको भी मैं बिल्कुल सिंपल लहजे में आपको बताऊंगी।
जब आपको बाजार की मांग निकालनी होती है, व्यक्तिगत मांग से जब आप बाजार की मांग निकालते हो तो आप क्या करते हो, इनका एक हॉरिजॉन्टल समेशन लेते हो, है ना। जितनी जो भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सभी को जोड़ते हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेशन। तो यहाँ पर ये जो आप 3 प्रॉब्लम देख रहे हो, इन तीनों प्रॉब्लम के कारण हम मांग की माप ठीक से नहीं कर पाते। तो इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मल्टी कोलिनियरिटी की जो प्रॉब्लम मैंने बोली, अगर हम समय श्रेणी से आंकड़ों को उठाते हैं तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, उसको पूलिंग टेक्निक से हम ठीक करते हैं, आंकड़ों की पूलिंग करते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में मैं इसको बताऊंगी, बहुत ही डराने वाले लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बात करती। तो मल्टी कोलिनियरिटी आपको टाइम सीरीज वाले आंकड़ों में आती है और इसको ठीक किया जाता है पूलिंग टेक्निक से। आइडेंटिफिकेशन, जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी माप की जाती है, तो इसको कहते हैं पहचान की समस्या। और तीसरा है एग्रीगेशन या समग्र की समस्या। समग्र की समस्या मैंने बताया, अगर इंडिविजुअल डिमांड से आपको मार्केट डिमांड पे पहुंचना है तो एग्रीगेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। चौथा है कॉबवेब। तो ये समस्या नहीं है ना। कॉबवेब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ये समस्याओं में से नहीं है। तो मल्टी कोलिनियरिटी, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एग्रीगेशन प्रॉब्लम, ये तीनों जो है ये मांग की माप की समस्याओं में शामिल होते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब किसी वस्तु की पूर्ति विगत वर्ष की कीमत का फलन होती है तो ये मॉडल क्या कहलाता है। When the supply of any commodity is expressed as a function of the past year price, then the model is what? अब देखो, हम वस्तु की पूर्ति की माप कर रहे हैं, लेकिन पूर्ति के लिए हमें जो करंट ईयर है उस ईयर का प्राइस लेना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम करंट ईयर का प्राइस ना लेके प्रीवियस ईयर के प्राइस को लेते हैं और पूर्ति को जांच करते हैं। तो ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम करते हैं कॉबवेब मॉडल में, ठीक है। स्टोकेस्टिक मॉडल क्या है, जब भी हमें किसी भी मॉडल में अगर उसमें हम लोग एरर टर्म को जोड़ देते हैं, त्रुटियों को जोड़ देते हैं, तो उसको हम स्टोकेस्टिक मॉडल कहते हैं। तो इसका कोई रिलेशन सप्लाई मॉडल से नहीं है। यहाँ पर जो हम कॉबवेब मॉडल की बात कर रहे हैं वो करंट ईयर के प्राइस को ना लेकर के वो प्रीवियस ईयर के प्राइस को कंसिडर करता है, तो इस मॉडल को कहते हैं कॉबवेब मॉडल। तीसरा क्वेश्चन है, मल्टी कोलिनियरिटी एक विशेष प्रकार है किसका, ओवर आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम जो पैरामीटर्स को पहचान कर रहे हैं उसकी हम ज़्यादा पहचान कर लेते हैं। अंडर आइडेंटिफिकेशन, जो भी पैरामीटर्स हैं उन सभी की हम कम पहचान कर पाते हैं। या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड जो पैरामीटर्स हैं उन सभी को हम बिल्कुल सही सही से पहचान लेते हैं। तो मल्टी कोलिनियरिटी, सबसे पहले मैं बताऊं, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम किसी भी मॉडल को बनाने में आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना, अल्फा बीटा, इन पैरामीटर्स को पहले पहचान करना पड़ता है। लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी भी मॉडल को आप बना रहे हो तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है, और ख़ासकर उन आंकड़ों में आती है जो कि समय श्रेणी पर लिए जाते हैं, टाइम स्केल पर लिए जाते हैं, टाइम सीरीज़ पर। और इस प्रॉब्लम के कारण, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम के कारण हम उन पैरामीटर्स को ठीक से पहचान नहीं पाते। तो मल्टी कोलिनियरिटी एक विशेष प्रकार है अंडर आइडेंटिफिकेशन का। आई होप आपको अभी तक मल्टी कोलिनियरिटी समझ में आ गई होगी कि पहचान की समस्या से ये संबंधित है, और इस समस्या के कारण हम पैरामीटर्स की सही सही माप नहीं कर पाते, जिसके कारण कोई भी मॉडल जो है वो ठीक से फॉर्म नहीं हो पाता। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करते हैं, पूलिंग टेक्निक से। क्वेश्चन नंबर 4, पहचान की समस्या ये मॉडल के निर्माण से संबंधित है या मॉडल की जांच से संबंधित है या दोनों से। तो देखो, पहचान की समस्या मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, सुनने में तो हमें लगेगा कि हम किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं जिसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, पहचान की समस्या को देखना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जैसा अभी तक बता दिया, एक फ्लो बन गया होगा आपका कि पहचान की समस्या क्यों की जाती है। कोई भी अगर मॉडल बना रहे हैं, जैसे मान लो मांग और पूर्ति का नियम ही बनाया जा रहा होगा, तो मांग और पूर्ति के नियम में भी पैरामीटर्स आए होंगे, उनकी भी पहचान की गई होगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि कीन्स का जो फॉर्मूला था कंजम्पशन का, C = अल्फ़ा प्लस बीटा बाई
जहाँ पर हमने बीटा को क्या बोला, बी को क्या बोला, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी पहचान बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर अल्फ़ा और बीटा ये क्या है इनकी हम पहचान नहीं कर पाए तो हम किसी मॉडल को नहीं बना पाएंगे। उन्होंने ये बताया कि अल्फ़ा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ये पहचान किया गया है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर अल्फ़ा की पहचान नहीं की जाती, बीटा की पहचान नहीं की जाती तो कंजम्पशन का फंक्शन ही नहीं बन पाता। तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इन इकोनोमेट्रिक्स। तो पहचान की समस्या जो है वो मॉडल के निर्माण से संबंधित है, उसकी जांच से नहीं, क्योंकि जब तक मॉडल बनेगा ही नहीं आप जांच किसकी करोगे, है ना। तो मल्टीकोलिनियरिटी हो गया, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, ये सारे जो हैं इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, डमी वेरिएबल मॉडल में जो वेरिएबल्स होते हैं कैसे होते हैं। तो देखो डमी क्या होती है, आप अगर कपड़े खरीदने जाते हो या किसी भी शोरूम में जाते हो तो आपको दिखाई देता है कि वहाँ पर किसी की डमी बनाई हुई है ना। कोई सुंदर सी लेडी खड़ी होती है और उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डमी। मतलब कि वो व्यक्ति वो शॉपकीपर दिखाना चाह रहा है कि ये कपड़े आप पे कैसे लगेंगे। इसी तरीके से इकोनोमेट्रिक्स में भी हम डमी वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि ये एक प्रॉक्सी की तरह होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिया जाए, है ना, रिग्रेशन इक्वेशन में भी जो भी संख्यात्मक आंकड़े हैं, उनके लिए हम एक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, एक सूचक का प्रयोग करते हैं। तो डमी वेरिएबल एक इंडिकेटर वेरिएबल भी कहे जाते हैं, इंडिकेटर की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है कि मेल और फीमेल दोनों की संख्या कितनी है किसी भी कॉलेज में, और उसमें से कितने हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, कितने हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है तो हम मेल की संख्या मतलब इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं, फीमेल की संख्या इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो मैंने जो दो बात बोली 1 और 0, 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल, और 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, फीमेल। तो हमने मेल और फीमेल नहीं लिखा, हमने एक इंडिकेटर लिख दिया 1 एंड 0। तो दिस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, ठीक है। तो डमी वेरिएबल जो है उसमें जो भी चर हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं वो संख्यात्मक होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको और भी डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे आए हैं, खासकर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से, मल्टीकोलिनियरिटी से, ऑटो कोरिलेशन से, स्टोकेस्टिक मॉडल से। ये सारे जो मॉडल्स हैं और ये सारे जो टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये इनके लिए एक्चुअली हिंदी मीडियम में इतने अच्छे बुक्स नहीं मिल पाते, लेकिन स्टूडेंट मैं जो अपने ऐप पर पढ़ा रही हूँ उसमें आपको मेरे हाथ से लिखे हुए हिंदी के नोट्स भी मिलेंगे और इंग्लिश के नोट्स भी मिलेंगे। और इसका क्रैश कोर्स मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस क्रैश कोर्स में ज़रूर जुड़िए। और इकोनोमेट्रिक्स को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और आपने इकोनोमेट्रिक्स को नहीं पढ़ा, इट मीन्स आपने इसको हाफ पढ़ा है, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, और एक काफ़ी फेमस बुक है, गुजराती की बुक है, लेकिन वो इतनी लेंदी बुक है कि उसको यूजीसी नेट के एक एग्ज़ाम तक पूरा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स लिए क्योंकि ये टॉपिक जो है अननोटिस्ड रह जाते हैं, हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हम शुरुआत से पढ़ते रहते हैं, सैम्पलिंग पढ़ लेते हैं, फिर जितने टेस्ट हैं वो टेस्ट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले जैसे फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम, फोरकास्टिंग चैप्टर, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनियरिटी, डमी वेरिएबल, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए डिसिसिव टॉपिक हो जाते हैं। अगर इससे सवाल आता है तो इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, जो कि जनरली हम नहीं कर पाते। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। और स्टूडेंट मेरे द्वारा मेरे ऐप पर इसका क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट भी हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स मैं फेब 2023 के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, और इनफैक्ट मैं 7 डेज़ तक मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो इकोनोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा बन पाए। और स्टूडेंट देखिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं यूट्यूब पर अभी नहीं आ पाती, क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी ट्रस्ट कर करके ऐप परचेज़ किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति भी बनती है।
अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पर पहले बहुत पढ़ाया करती थी, लेकिन अभी ऐप पर मैं अकेले मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं ही नोट्स लिखती हूँ और सारे काम मैं ही करती हूँ। तो दिस इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो जब भी मौका मिलता है, जो भी जितना भी मैं आप लोगों के लिए बना पाती हूँ मैं बिल्कुल बना के देती हूँ। लेकिन अपने ऐप को मैंने स्टार्ट किया है और उस पर जितने स्टूडेंट आए हैं उन लोगों के प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और जितने नोट्स हैं इसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी उस पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी मोटिवेटिंग कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग कमेंट्स होते हैं कि मैम बहुत ही अच्छा आप पढ़ाते हो। तो चलो, थैंक यू सो मच, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एंड स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इसके साथ ही साथ, इकोनोमेट्रिक्स के साथ ही साथ मैथमेटिकल के पोर्शन को भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए। मैथमेटिकल में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम, ये सारे आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।